हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनमें से एक है, जो अपनी उन्नत शहरी और नगरीय नियोजन जो अपनी उन्नत शहरी या फिर नगरीय नियोजन और सुदृढ़ जो जल निकासी व्यवस्था है उसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आप इसे याद रखेंगे। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को किस लिए याद किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी उन्नत शहरी या फिर नगरीय नियोजन और सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप इसे याद रखें, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात करें इसके खोज और उत्खनन की इतिहास की, तो 1826 में चार्ल्स मेनन ने, कब? 1826 में चार्ल्स मेनन ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर प्रकाश डाला था। किसने? चार्ल्स मेसन ने। ये मेनन नहीं है, मेसन है। तो चार्ल्स मेसन ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर प्रकाश डाला, जिससे इस प्राचीन सभ्यता की ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। किसने? चार्ल्स मेसन ने। जब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर प्रकाश डाला, तब जाके हमारे इस प्राचीन सभ्यता की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हुआ। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। पहली बार देखने का काम किया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1856 की बात करें तो हमारे जॉर्ज बर्टन थॉमसन, किसने? जॉर्ज बर्टन थॉमसन ने और विलियम बर्टन, ये दो व्यक्ति थे। इन दो व्यक्तियों ने पाकिस्तान के लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ये दो व्यक्ति क्या थे? हमारे पाकिस्तान के लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। किसकी? हड़प्पा की जो ईंटें थी उनका उपयोग क्या? रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। तो इस स्थल की महत्व को दिखाता है। जो हमारा हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है, इसके महत्व को दिखाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। आप इसे याद रखेंगे। पहली बार सर्वेक्षण करने का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, और दूसरी बार सर्वेक्षण करने का काम किसने किया था हमारे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर दोबारा हमारे उस हड़प्पा सर का दूसरी बार सर्वेक्षण किया और उत्खनन किया, लेकिन वे इसके वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो आप इसे याद रखेंगे। 1853 में और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दो बार हड़प्पा साइट्स का सर्वेक्षण किया था। फिर बारी आती है 1921 की। कब बात आती है? 1921 की बारी आती है। 1921 में क्या होता है? 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा में व्यवस्थित उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। किसे? दयाराम साहनी को हमारे सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा में व्यवस्थित रूप से उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया था। कब? 1921 में। 1922 की बात करें तो जब हमारे दयाराम साहनी अकेले पड़ जाते, तो उनकी सहायता करने के लिए हमारे राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। आप इसे याद रखेंगे। 1921 में हमारे जो दयाराम साहनी थे उन्होंने क्या? हड़प्पा का किया। तो वैसे हमारे 1922 में क्या? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। कई बार परीक्षा में आता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे इस विशाल सभ्यता का एक और प्रमुख केंद्र प्रकाश में आता है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का, और 1922 में हमारे राखलदास बनर्जी ने हमारे किसका? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। 1924 की बात करें तो सर जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी थी। कब? हमारे 1924 में सर जॉन मार्शल ने क्या किया? आधिकारिक रूप से कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो उस क्षेत्र में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी थी, जिससे सभ्यता दुनिया के सामने आती है। बात करें इस सभ्यता के अन्य नाम और उसकी विशेषताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसके पहले खोजे गए स्थल के नाम पे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हमारा कौन सा? हड़प्पा। इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कई महत्वपूर्ण स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के बेसिन में पाए गए हैं। किस पे पाए गए? हमारे प्राचीन सरस्वती नदी के बेसिन पाए गए हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहास का स्टुअर्ट पिगट ने, किसने? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, जो इन दोनों शहरों के केंद्रीय महत्व को दिखाता है। ये दोनों शहर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसी वजह से दोनों शहरों को क्या? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। अब बात करेंगे एएसआई की, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें। इसकी स्थापना कब की गई? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग
एएसआई का जनक कहा जाता है। उस समय के गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना उस समय की गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। आप इसे याद रखें, किसके समय की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी स्थापना की गई थी। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता और हम्मुराबी विधि संहिता की बात करें, किसकी? मेसोपोटामिया सभ्यता और हम्मुराबी विधि संहिता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध भी हुआ करते थे। क्या हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी थी दुनिया की, और इसके साथ हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। हम्मुराबी विधि संहिता की बात करें तो इसे विश्व में कानून का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। किसे? हम्मुराबी विधि संहिता को कानून का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है, जो हमारे प्राचीन न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हमारे क्या प्राचीन न्याय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है इसकी बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। बात करें देशों की तो यह 3 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में? तो यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 आधुनिक देशों में फैली हुई है। एक तो हमारे भारत में, एक हमारे क्या पाकिस्तान में, और एक हमारे अफगानिस्तान में। 3 देशों के अंदर सभ्यता फैली हुई है। आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार इसका आकार है। काल की बात करें तो ये हमारे कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसका मतलब है यहाँ के लोग कांस्य के औजार और हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग करते थे। किसका? कांस्य के औजारों का और हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख भौगोलिक बिंदु। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कौन कौन से भौगोलिक बिंदु है उनकी बात करें। चित्र में भी हम एक बार देख लेते हैं, चित्र में आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम करके। इसके भौगोलिक बिंदु है वो। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यदि टॉप लेवल पर उत्तर की बात करें तो ये हमारे शोर तुगुई जो अफगानिस्तान के ऑक्सस नदी के किनारे तक फैलाई हुई थी। दक्षिण की बात करें तो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये हमारे प्रवरा नदी के किनारे हमारी सिंधु घाटी फैली हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की एक ही विशेषता है, कौन सी विशेषता? और सभ्यताओं की एक ही विशेषता होती है कि सारी सभ्यता नदियों के किनारे होती है। क्या नदियों के किनारे होती है? तो आपको नदी का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे उत्तर की बात करें तो टॉप लेवल पे उत्तर हमारे अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे कौन सी जगह? शोरतुगुई। यदि भारत में उत्तर की बात करें, कहाँ भारत में उत्तर की बात करें तो कश्मीर के अंदर मांडा नाम की जगह, कौन सी? कश्मीर में मांडा नाम की जगह, वहां पे हमारी चिनाब नदी बहती है, तो हमारे भारत के अंदर उत्तर वाली जगह है। पूर्व की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जहाँ पे हमारी हिंडन नदी बहती है, कौन सी? हिंडन नदी बहती है, हमारे पूर्वी छोर है। और पश्चिम की बात करें तो हमारे बलूचिस्तान में सुत का गंडोर है। क्या? सुत का गंडोर हमारे बलूचिस्तान में, जहाँ दाश्क नदी बहती है। तो ये हमारी क्या भौगोलिक क्षेत्र हो गए हमारे, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ये हमने देख लिया। अब इसी चीज को हम टेक्स्ट में देख लेंगे। टेक्स्ट में देखें इसको तो प्रमुख भौगोलिक बिंदुओं की या सीमाओं की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? अफगानिस्तान के शोरतुगुई में ऑक्सस नदी तक फैली हुई है। ये सभ्यता कहाँ तक? ऑक्सस नदी तक फैली हुई है हमारे शोरतुगुई के। उत्तर भारत की बात करें, ये उत्तर दिशा की बात करें, कहाँ? भारत की, तो कश्मीर के मांडा में जो चिनाब नदी तक हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। दक्षिणी दिशा की बात करें तो महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी तक, कहाँ? महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी तक ये सभ्यता फैली हुई है। पूर्व दिशा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, क्या? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मतलब मेरठ में हिंडन नदी तक ये फैली हुई है पूर्व दिशा में। और पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान के सुत का गंडोर, कहाँ? पश्चिम दिशा में देखें तो बलूचिस्तान के सुत का गंडोर में दाश्क नदी तक ये सभ्यता फैली हुई है। अब हम देखेंगे घाटी सभ्यता का काल की। तो विभिन्न स्रोतों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के काल को अलग अलग रूप से निर्धारित किया गया है। जैसे पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो 2350 से 1750 तक की सिंधु घाटी सभ्यता थी। हमारी ईसा पूर्व की बात करें, सभी में ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी ईसा पूर्व मतलब जीरो से पहले वाला। एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो 2600 ईसा पूर्व से लेके नई वाली एनसीईआरटी है तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। सारगोन के अभिलेख के अनुसार देखें तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। और कार्बन डेटिंग के अंदर देखें तो हमारे कार्बन 14 पद्धति के अनुसार देखें तो ये वैज्ञानिक पद्धति पुरातात्विक अवशेषों की आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप इसे याद रखें, इसके जरिए हम पता लगाते हैं कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। किसके माध्यम से? कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से हम पता लगाते हैं कौन सी चीज कितनी पुरानी है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल है और वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उनकी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। पहले नंबर पे हमारे जो
केंद्र था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो पहले नंबर पे हम हड़प्पा के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन हमारे दयाराम साहनी ने किया था। स्थान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, या वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में, जिसे पहले मोंट गोमरी कहते थे, क्या कहते थे? मोंट गोमरी कहते थे। वहां पे हमारे क्या ये हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तो हमारे कहा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये भारत के नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में, जिसे पहले मोंट गोमरी कहते थे, उसे अब कहा साहिवाल जिला कहते हैं। किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता हमारे रावी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे स्थित हमारी हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करें हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। हड़प्पा से हमें 837 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। क्या? 837 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और यहाँ से एक विदेशी कब्र मिली है। यह क्या है? एक विदेशी की कब्र मिली है। अब कैसे पता लगाएं कि विदेशी की कब्र है? क्यों? क्योंकि इसे एक ताबूत में दफनाया गया है। क्या? इसे एक ताबूत में दफनाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की, इसमें किसी भी व्यक्ति को ताबूत के अंदर दफनाया नहीं गया, लेकिन एक हमारी कब्र मिली है जिसमें क्या व्यक्ति को ताबूत के अंदर दफनाया गया था, जो संभवतः क्या दिखाता है? व्यापारिक संबंधों को दिखाता है कि हमारे बाहर के लोगों से व्यापारिक संबंध थे, जहाँ ताबूत में लोगों को दफनाया जाता था। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये ताबूत का चित्र है। जैसे ये ताबूत का चित्र है, तो ये बी वाला चित्र है, इसमें क्या साफ साफ दिखाया गया ताबूत का चित्र। और ये हमारा 837 कब्रिस्तान है। कौन सा? 837 कब्रिस्तान है। तो इक्का गाड़ी की बात करें, किसकी? इक्का गाड़ी की बात करें तो खिलौना गाड़ी का एक रूप है इक्का गाड़ी। फिर श्रृंगार पेटिका की बात करें, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित होती है श्रृंगार पेटिका। ये हम देख रहे हैं हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। स्वास्तिक के निशान की बात है। स्वास्तिक निशान का मतलब होता है इस तरह का निशान, या इस तरह का निशान होता है, इसे स्वास्तिक निशान कहते हैं। तो ये भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो ये धार्मिक महत्व का प्रतीक है जो आज भी चलता है। तो 12 अन्नागार की बात करें तो रावी नदी के तट पर 2 लाइनों में 12 बड़े अन्नागार, मतलब अनाज भंडार गृह मिले हैं। चित्र में आप देख सकते हो ये 12 अन्नागार स्थल है, तो चित्र में देख सकते हो। लेकिन इनके क्या बेस बेस है? क्या इनका बेस बेस है? ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर चबूतरे और श्रमिक आवास की बात करें तो अन्नागारों के पास चबूतरे और श्रमिक आवास भी मिले, जो संगठित श्रम और अनाज प्रसंस्करण को संकेत को दिखाते हैं। क्या? चबूतरे और श्रमिक आवास की बात करें तो अन्नागारों के जो 12 अन्नागार है उनके पास चबूतरे और श्रमिक आवास भी मिले हैं, जो क्या दिखाता है? जो हमारे संगठित श्रम और अनाज प्रसंस्करण को दिखाता है। तो ये तो हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया। अब हम बात करें किसके? मोहनजोदड़ो के बारे में। बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसका उत्खनन किसने किया? इसके उत्खनन हमारे राखलदास बनर्जी ने किया। किसने? राखलदास बनर्जी ने हमारे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। किस जगह पे? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, हमारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हमारे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोइन जो दड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो को मोइन जो दड़ो या मोहन जो दड़ो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और है कहाँ ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। उनके अवशेषों की बात करें तो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, जिसके आकार क्या है? 39 बाय 23 बाय 8 फीट। क्या हमारे 39 बाय 23 बाय 8 फीट हमारे इसका आकार है। किसका? विशाल स्नानागार का। चित्र में आप विशाल स्नानागार देख सकते हो बगल में। ये हमारे पौंड है, ये हमारे क्या एक तरह से पौंड है, जो हमारे क्या विशाल स्नानागार है। बात करें इसकी विशेषता की तो उत्तर और दक्षिण दिशा में नीचे उतरने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, चित्र में आप देख सकते हो। ये हमारी सीढ़ियां इधर और इधर उत्तर और दक्षिण दिशा में नीचे उतरने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई है। और जल रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिनस का लेप किया गया, मतलब डांबर कोलतार का लेप किया गया, ताकि हमारे पौंड से पानी का रिसाव ना हो। उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बनाए गए। उत्तर दिशा में क्या 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बनाए गए। 3 तरफ से बरामदा और उसके पीछे कई कमरे बनाए गए। 3 तरफ तो क्या बनाया गया? बरामदा और जल पीछे कई कमरे बनाए गए। जलापूर्ति की बात करें, जलापूर्ति के लिए पास में कुआं भी बनाया गया है। जलापूर्ति के लिए क्या बनाया गया? पास में कुआं बनाया गया है। उपयोग की बात करें जो हमारे विशाल स्नानागार है, इसका उपयोग क्या किया, किसमें किया जाता था? संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। किसके लिए? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर जॉन मार्शल की बात करें तो उन्होंने उस समय की ये इसे आश्चर्यजनक इमारत माना था। तो इतने पुराने समय पे इतनी आश्चर्यजनक चीज बना पाना आसान नहीं था, इसलिए सर जॉन मार्शल इसे उस समय की आश्चर्यजनक इमारत मानते थे। बात करें वहां से नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है।
इसका निर्माण किस तरह किया गया? लोस्ट वैक्स तकनीक या मोम लूप तकनीक के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। किससे? लोस्ट वैक्स वैक्स तकनीक के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। चित्र में आप डांसिंग गर्ल की चित्र देख सकते हो। बात करें किस धातु से बनी हुई है? कांसे की, मतलब ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। विशेषता की बात करें तो नग्न अवस्था में है, नृत्य करती हुई, और इसके एक हाथ में चूड़ियां है। इसके एक हाथ में चूड़ियां है, नग्न अवस्था में है, नृत्य करती हुई अवस्था में, कांसे की बनी हुई है, और किससे बनी हुई है? हमारे लोस्ट वेक्स तकनीक से बनी हुई है, और मोहनजोदड़ो के अंदर हमें ये प्राप्त हुई है। फिर पुरोहित राजा की मूर्ति की बात करें, जिसे पृष्ठ किंग कहते हैं, चित्र में आप पृष्ठ किंग की बात कर सकते हैं। ये सामग्री की बात करें तो सेलकड़ी पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? सेलकड़ी के पत्थर से निर्मित है, और यदि आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो हमारी ये मैगजीन किला है, कहाँ पे? अजमेर के अंदर, वहां पे आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। विशेषता की बात करें तो ध्यान की अवस्था में शॉल ओढ़े हुए, ध्यान की अवस्था में पुरोहित राजा, और क्या? शॉल ओढ़े हुए, जिस पर हमारा कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। ऊंचाई चौड़ाई की बात करें तो ये हमारे 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है, और 11 सेंटीमीटर चौड़ी है हमारी पुरोहित राजा की मूर्ति। फिर बात करें हमारे कौन-सी? पशुपतिनाथ की मोहर की। किसकी? पशुपतिनाथ की मोहर की बात करें, सील की बात करें, तो इसमें क्या-क्या दिखाया गया है? चित्र की बात करें, जिसमें बाईं ओर तो गेंडा है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, आप इसे याद रखेंगे, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, चित्र में आप देख सकते हैं भैंसा और गेंडा है। दाईं ओर देखें तो दाईं ओर हमारे क्या-क्या है? दाईं ओर हमारा हाथी और चीता है। दाईं ओर हमारे हाथी और चीता है। और सामने की बात करें तो सामने की तरफ क्या है? हिरण है। सामने की तरफ क्या है? हमारे हिरण है। ये हमारे हिरण है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे जो पशुपतिनाथ की मोहर है, उसके अंदर कौन-कौन से चित्रण किए गए हैं जानवरों के। तो बाईं ओर हमारा गेंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और चीता है, और सामने की तरफ 2 हिरण है। बात करें पहचान की तो सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ और या फिर आदि शिवा, प्रोटो शिवा कहा है। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हमारे नेपाल की राजधानी काठमांडू में, आप इसे याद रखें, कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में हमारे पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। विशाल अन्नागार की बात करें, ग्रेट ग्रेनरी, तो अनाज भंडारण के लिए बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई गई थी, जिसे विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। फिर महाविद्यालय के साक्ष्यों की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था के संकेत देते हैं ये महाविद्यालय के साक्ष्य। सूती कपड़े के साक्ष्य की बात करें तो कपास की खेती और वस्त्र निर्माण का प्रमाण देते हैं। तो हमारा कौन सा? सूती वस्त्र कपड़े के साक्ष्य। हाथी के कपालखंड की बात करें तो हाथी के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं कि उस समय हाथी के बारे में लोग जानते थे। किसके बारे में जानते थे? हाथी के बारे में जानते थे। क्या? हाथी के कपालखंड से इसके बारे में पता चलता है। मेसोपोटामिया की मोहर की बात करें तो विदेशी व्यापार संबंधों का प्रमाण हमारे मेसोपोटामिया की मोहर। घोड़े के दांत की बात करें तो घोड़े के अस्तित्व पर बहस है कि हमारे जो मोहनजोदड़ो के लोग घोड़े के बारे में जानते थे या नहीं। इसके बारे में बहुत ज्यादा बहस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे केवल अस्तित्व के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। शंख के पैमाने की बात करें तो हमारे माप तोल के लिए हमारे शंख का पैमाना काम में लिया जाता था। माप तोल के लिए किसका? शंख के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था। फिर कब्रिस्तान के अभाव की बात करें तो मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले। मतलब लोग संभवतः ऐसा लगता है कि वहां पे दाह संस्कार किया जाता था, लोगों को जलाया जाता था, मतलब उनका दाह संस्कार होता था, उन्हें गाड़ा या फिर दफनाया नहीं जाता था। तो ये हमारे क्या मोहनजोदड़ो के बारे में हमने डिटेल से देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरे स्थल के बारे में, ये है हमारे लोथल। लोथल की बात करें तो इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन हमारे रंगनाथ राव ने किया था। SR राव, जो हमारे सर रंगनाथ राव थे, उनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। किसका? लोथल का। कहाँ है ये? गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे हमारे लोथल स्थल है। कहाँ? गुजरात राज्य में, और भोगवा नदी के किनारे हमारे लोथल स्थल है। चित्र में आप देख सकते हो, ये हमारे भोगवा नदी है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। लोथल की बात करें तो लोथल क्या था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। हमें लोथल से क्या-क्या प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त होने वाले अवशेषों की बात करें, तो यहाँ से हमें गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। क्या? गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति मानी जाती है हमारे कौन सी? लोथल, जो हमारे समुद्री व्यापार का केंद्र हुआ करता था। किसका? समुद्री व्यापार का केंद्र हुआ करता था लोथल। आप इसे याद रखेंगे। आप इसे याद रखेंगे, ये हमारा क्या महत्वपूर्ण गोदीवाड़ा है ये। आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण गोदीवाड़ा यहीं से प्राप्त हुआ था। फिर मन के बनाने के कारखाने की बात करें, तो मन के मतलब मोती बनाने के उत्पादन का केंद्र था हमारे लोथल के अंदर। फिर बाजरा या चावल के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से बाजरे के एकमात्र साक्ष्य और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, जो खेती की विविधता को दिखाते हैं। ये गोदीवाड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि गोदीवाड़ा किस तरह से है। चित्र में देखें तो ये तो हमारे क्या भोगवा नदी है। ये तो हमारे को कौन सी भोगवा नदी है, इसकी एक ब्रांच बनाई गई है, ब्रांच बना के, और यहाँ पे ये गोदीवाड़ा बनाया गया है। क्या है? यहाँ पे गोदीवाड़ा बनाया गया है, जहाँ से जहाज के इसके माध्यम से यहाँ आते हैं और अपना माल यहाँ पे उतारते हैं। क्या? अपना माल यहाँ पे उतारते हैं, और छोटी सी स्ट्रिप या फिर पानी की जलधारा के जरिए
इस पानी को आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर वापस यहाँ से जहाज वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के स्थान को हम गोदीवाड़ा कहते हैं, जिसको वर्तमान में बंदरगाह भी कहा जाता है। फिर फारस की मोहरों की बात करें, किसकी फारस की मोहरों की बात करें, तो गोलाकार बटननुमा फारस की मोहरें मिली हैं जो हमारे मेसोपोटामिया के साथ उनकी जो व्यापारिक संबंध है इसको दिखाती है। चित्र में आप फारस की मोहरें देख सकते हो। फिर घोड़े की मरण मूर्तियों की बात करें तो घोड़े की बनी हुई मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्तियां भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चक्की के दो पार्टों की बात करें तो अनाज पीसने के उपकरण हमारे कौन से, चक्की के दो पार्ट, जिससे हमारे क्या अनाज पीसने का काम किया जाता है। नावों के मॉडल की बात करें तो नौकायन और हमारे व्यापारिक गतिविधियों का संकेत हमारे क्या, नावों के मॉडल नौकायन और व्यापारिक गतिविधियों का संकेत है। विशेष देखें तो विशेष रूप से देखें तो लोथल एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पे खुलते हैं। आप इसे याद रखें। नॉर्मली हाँ, हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी घर है उनके दरवाजे हमारे मुख्य मार्ग पर निकल, जैसे हमारी ये कोई रोड है और यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई घर है, तो इन घरों के दरवाजे इधर खुलते हैं, मुख्य रोड पे नहीं खुलते। फिर यहाँ से क्या, एक गली के माध्यम से क्या यहाँ पे जुड़ते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य रोड पे नहीं खुलते, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ के दरवाजे क्या मुख्य रोड की तरफ खुलते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अब हम चौथे स्थल के बारे में बातचीत करेंगे। चौथा स्थल हमारा धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा की खोज हमारे 1967 में, कब, 1967 में जगरती जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जगरती जोशी के द्वारा हमारे 1967 में धोलावीरा की खोज की गई थी। उत्खनन की बात करें तो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, किसके द्वारा, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 2005 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। स्थान की बात करें तो गुजरात के कच्छ राज्य के, क्या, गुजरात राज्य के कच्छ जिले के वन्य अभ्यारण्य के कच्छ भूमि, जो कच्छ मरुभूमि है उसके खादरबेट द्वीप पर हमारी ये धोलावीरा का उत्खनन किया गया था। है कहाँ ये, तो आपको दोबारा बता दें, तो गुजरात के कच्छ जिले के वन्य अभ्यारण्य के कच्छ मरुभूमि के जो खादरबेट द्वीप है वहां पे हमारे क्या धोलावीरा उत्खनन स्थल मिला है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 120 एकड़ में ये मिला है। क्या, 120 एकड़ में ये मिला है। और दो भू जलधाराएं, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, दो जलधाराएं, एक तो हमारी कौन सी, मनसा जलधारा और एक मनहर जलधारा, इन दोनों के बीच में है। और ये शायद किसी नदी के किनारे नहीं है बल्कि ये जल संचयन पर निर्भर है। क्या, किसी भी नदी के किनारे नहीं है बल्कि ये हमारे क्या जल संचयन पर निर्भर है। जैसे कि हमारी एक जलधारा ये है और दूसरी जलधारा ये है, कि हमारी दो जलधाराएं उसके बीच में हमारी ये हमारे द्वीप के रूप में खादरबेट द्वीप है, वहां पे स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, क्या है, खादरबेट द्वीप के रूप में स्थित है। नगर विभाजन की बात करें तो धोलावीरा शहर 3 भागों में बटा हुआ है। नॉर्मली सारे के सारे शहर क्या 2 भागों में बटे होते हैं, लेकिन हमारे क्या धोलावीरा शहर 3 भागों में बटा हुआ है। जिसमें एक तो हमारे क्या दुर्ग या किला है, जो टॉप लेवल पे दुर्ग या किला है, मध्यम भाग है बीच वाला, और निम्न भाग की बात करें तो लोअर टाउन है। तो धोलावीरा क्या 3 भागों में बटा है। नॉर्मली जितने भी शहर हमें मिले हैं हमारे 2 ही भागों में बटे हुए हैं। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो वर्तमान में हाल ही में क्या यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा स्थल को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। और ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो हमारी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना का रामप्पा मंदिर था। आप इसे याद रखिए। बात करें धोलावीरा में क्या क्या प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से प्राप्त होने वाले अवशेषों की बात करें तो 16 कृत्रिम जलाशय या 16 कृत्रिम जलाशय आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर मिले हैं। तो जल संचयन और प्रबंधन की उन्नत प्रणाली का प्रमाण है ये। क्या, जल संचयन और प्रबंधन की उन्नत प्रणाली का प्रमाण है ये 16 कृत्रिम जलाशय। और इनमें से एक जलाशय हमारा 10 फीट गहरा, 241 फीट लंबा और 96 फीट चौड़ा है। आप इसे याद रखेंगे। इस सूचना पट की बात करें, साइन बोर्ड की बात करें, जो चित्र में आप देख सकते हैं साइन बोर्ड, साइन बोर्ड की बात करें जिप्सम से बना, कितना, जिप्सम से बना 10 अक्षरों वाला प्रतीक चिन्ह वाला लकड़ी का बोर्ड है ये। क्या, जिप्सम से बना 10 अक्षरों वाला प्रतीक चिन्ह वाला ये लकड़ी का बोर्ड है। प्रत्येक अक्षर या प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई कितनी है, 37 सेंटीमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 27 सेंटीमीटर है। और ये बोर्ड क्या है 3 मीटर लंबा है और इसे विश्व का सबसे पुराना सूचना पट माना जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं सूचना पट को, जो आप देख सकते हो। तो ये तो हमें मिला है, और इसको यदि रिफाइन करके देखें तो इस तरह का सूचना पट रहा होगा। फिर यहाँ से मैं धोलावीरा से मैं क्या स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। तो बड़े सार्वजनिक आयोजनों के या फिर खेलों के स्थल यहाँ से मिले हैं। मनके की बात करें तो मनके बनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बीड्स है वो बनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। रिंग्स की बात करें तो आभूषण या अन्य उपयोग के लिए हमारे इनका उपयोग किया जाता था। रिंग्स की बात करें तो आभूषण या अन्य उपयोग के लिए हमारे रिंग्स बनाई जाती थी।
मिट्टी के बर्तनों की बात करें, अर्थवेयर पोट्री की, तो दैनिक उपयोग के लिए हमारे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। टेराकोटा सील की बात करें तो मिट्टी से बनी हुई मोहरें होती थी, टेराकोटा सील। सोने के आभूषण की बात करें, गोल्ड ज्वेलरी, तो समृद्धि और आभूषण कला का प्रदर्शन करने के लिए हमारे गोल्ड ज्वेलरी या सोने के आभूषण कला का प्रदर्शन किया जाता था। चांदी के आभूषण की बात करें तो चांदी का उपयोग के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो चौथा स्थल हमने देख लिया कौन सा, धोलावीरा। पांचवा स्थल आता है हमारा कौन सा, चनुद्रो। चनुद्रो की बात करें, इसका उत्खनन किसने किया, इसका उत्खनन हमारा एनजी मजूमदार मतलब नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। बात करें इनके पीछे भी एक कहानी है, क्या इनके पीछे भी एक कहानी है। वैसे देखें तो किस प्रांत जगह से मिले, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमारे चनुद्रो स्थल की खोज की गई थी। अब कहानी क्या थी, चनुद्रो की जो उत्खनन किसने किया था, एनजी मजूमदार ने किया। और जैसे ही हमारे एनजी मजूमदार या नानी गोपाल मजूमदार ने इसका उत्खनन किया, तो ये उद्घोष किया इन्होंने कि मुझे यहाँ पे सोने से भी या हीरे जवाहरात से भी महत्वपूर्ण चीजें मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये आर्कोलॉजिस्ट थे, हमारे क्या उत्खनन करता थे, पुरानी चीजों के बारे में खोजने वाले व्यक्ति थे, और इनके यदि कोई पुरानी चीज मिल जाती है तो इनके लिए तो सोने चांदी या हीरे जवाहरात से महंगी चीज है। तो ये क्या है, उन चीज़ों को बचाने के लिए क्या है कि उन चीज़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ चारों तरफ चीज़ें ये बात फैल जाती है कि नानी एनजी मजूमदार को सोने या चांदी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मिल गई है। तो डाकुओं ने सोचा कि क्यों ना मैं नानी एनजी मजूमदार को लूट लिया जाए। तो हमारे क्या डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की। तो उन्होंने खूब समझाया नानी एनजी मजूमदार ने कि मुझे कोई भी सोने चांदी जैसी चीज़ नहीं मिली है, ये तो क्या है पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन डाकुओं ने उन पे विश्वास नहीं किया और उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इसी वजह से हत्या कर दी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की थी वैसी चीज़ें उनसे नहीं मिली, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। विशेषता की बात करें तो ये एक औद्योगिक नगरी थी। ये हमारी क्या थी? एक औद्योगिक नगरी थी, विशेष रूप से हस्तशिल्प और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। विशेष रूप से जो क्या थी? हस्तशिल्प और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। बात करें चंद्रद्रोण से प्राप्त प्रमुख अवशेषों की, तो मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले। बड़ी संख्या में मन के मतलब मोती उत्पादन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। क्या? कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, मतलब एक पक्की ईंट है जहाँ पे दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। यहाँ पे लिपस्टिक के अवशेष भी मिले हैं, मतलब सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। कार्नेलियन मनके के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। कार्नेलियन एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। हमारा अगला स्थल आता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जिसे सुरकोटदा भी कह सकते हैं। तो ये स्थान कहाँ है? बात करें भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हमारा सुरकोटड़ा है, सुरकोटदा स्थल हमारे कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। बात करें यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियां मिली है। क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां मिली है। हालांकि देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सामान्यतः घोड़े का ज्ञान नहीं था। इसके बारे में घोड़े का ज्ञान नहीं था, वे इससे परिचित नहीं थे। बात करें इसकी तो यह अवशेष हमारे एक अपवाद और भारी प्रभाव का संकेत है कि मतलब ये घोड़ा यहाँ से नहीं बाहर से कहीं आया होगा। फिर कुणाल या कुणाल की बात करें, अगली सभ्यता का स्थल कौन सा? कुणाल या कुणाल है कहाँ? ये हरियाणा है जिले के अंदर। बात करें भारत के हरियाणा में हमारे कुणाल सभ्यता मिली है। बात करें हमारे अवशेष की तो यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं जो धातुकर्म और आभूषण कला में उनकी निपुणता को दिखाते हैं। फिर लेपिस लेजुली के अवशेष की बात करें, लेपिस लेजुली एक नीला पत्थर होता है जो एक कीमती नीला पत्थर है जिसका आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान से किया जाता था, जो उनके व्यापारिक नेटवर्क को दिखाता है कि हमारे हरियाणा के लोग अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो नीला पत्थर है ये हमारे हमारे हरियाणा में आके मिला है। फिर दैमाबाद की बात करें, अगला स्तर आता है हमारा कौन सा? दैमाबाद। दैमाबाद हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमद जिले में कहाँ है? कहाँ पे? हमारे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है दैमाबाद। खास बात क्या है? यहाँ से हमारे 4 रथ मिले। कितने? 4 रथ मिले हैं जो हमारे धातुकर्म और संभवतः हमारे परिवहन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में दिखाते आते थे। जैसे 4 रथ में जैसे हमारे एक भैंसे का, ये हमारी अलग-अलग जानवर जैसे हमारे हाथी है, भैंसे हैं, गैंडा है, तो इस तरह के जानवरों के रथ मिले हैं। तो 4 रथ मिले हैं। 3 की तो फोटो मैंने लगा दी, 1 नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तरह के रथ थे। फिर रोजड़ी या रोजदी की बात करें तो ये स्थान कहाँ है? तो भारतीय गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में। तो भारतीय गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में हमारे रोजदी या रोजड़ी स्थल मिला है। बात करें प्रमुख अवशेष की, यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें हाथी के साक्ष्य मिले, हाथी के अस्तित्व और संभवतः उसके उपयोग का प्रमाण मिला है। कहाँ से? हमारे रोजदी या रोजड़ी से। ग्राफिटी के साक्ष्य की बात करें तो दीवारों या फिर अन्य सतहों पर की गए खरोचे या चित्र हमें यहाँ से मिलेंगे। किसके? ग्राफिटी के साक्ष्य मिलेंगे। किससे? रोजदी या रोजड़ी से। कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र जिले में। फिर रोपड़ की बात करें
तो रोपड़ की बात करें तो भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ जिले मतलब रूपनगर में स्थित है कौन सा? रोपड़। कहाँ? पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में। अवशेष की बात करें तो मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। चित्र में भी आप क्या कुत्ते के मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ये हमारे क्या आप देख सकते हो कब्र में। जो मानवीय और पशु संबंधों और अंतिम संस्कार की प्रथाओं के बारे में जानकारी देता है रोपड़। फिर बात करें आमरी की, किसके? आमरी की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दादू जिले में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दादू जिले में स्थित हमारा कौन सा? आमरी। प्रमुख अवशेष की बात करें तो यहाँ से हमें क्या गेंडे के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? गेंडे के अवशेष मिले हैं किसमें? हमारे आमरी से। अब बात करेंगे प्राक हड़प्पा स्थल, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पुराना कौन कौन से स्थल है उनकी बात करें तो प्राक हड़प्पा स्थल वे स्थल होते हैं जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण विकसित होने से पहले की बस्तियों को दिखाते हैं। क्या पूर्ण? जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण विकसित होने की पहले की कौन कौन सी बस्तियां हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों की जानकारी देते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था तो उनके विकास के प्रारंभिक चरणों की जानकारी देते हैं। कौन से? प्राक हड़प्पा स्थल। और ये कौन-कौन से आप इसे याद रखें हड़प्पा से पुराने? कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी। कालीबंगा की बात करें तो भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। बनवाली की बात करें तो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है बनवाली, और यहाँ से एक वॉश बेसिन मतलब धावन पात्र मिला है। राखीगढ़ी की बात करें तो भारत के हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित हमारे राखीगढ़ी, और ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है कौन सा? राखीगढ़ी। बात करें हड़प्पा के बाद वाला, हड़प्पा के बाद मतलब पोस्ट हड़प्पन साइट्स की बात करें हड़प्पोत्तर काल की। तो हड़प्पोत्तर काल मतलब स्थल वे स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद या उसके अंतिम चरणों से संबंधित है, जहाँ हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं जारी रही लेकिन उनके पतन के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। जैसे आता है हमारा कौन सा? रोजदी या रोजडी। तो भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित है रोजदी, और ये हमारे प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर दोनों चरणों में महत्वपूर्ण कौन सा? रोजदी। रंगपुर की बात करें तो भारत के गुजरात राज्य की काठियावाड़ प्रायद्वीप पर, या भारत के गुजरात राज्य की काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित हमारा कौन सा? रंगपुर। और यहाँ से चावल की भुस्सी के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल की भुस्सी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बात करें भारत विभाजन के बाद के स्थलों की बात करें तो कोटला निहंखा जो रोपड़ है और रंगपुर भारत में स्थित प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे जो विभाजन के बाद भारत के हिस्से में रहे थे। क्या जो विभाजन के बाद के भारत के हिस्से में ही रहे हैं। फिर अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें, ये शोर्तुगोई और मुंडीकाक है। क्या शोर्तुगोई और मुंडीकाक हमारे क्या अफगानिस्तान के स्थल है। ये दोनों स्थल क्या अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। शोर्तुगोई की बात करें तो शोर्तुगोई से नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं जो हमारी सिंचाई के लिए जल प्रबंधन को दिखाता है। शोर्तुगोई से क्या हमारे नहरों के सबूत मिले हैं जो हमारी सिंचाई के लिए जल प्रबंधन को दिखाता है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को किस लिए जाना जाता है? नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो उनका नगर नियोजन देख लेते हैं। तो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है जो इसे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता बनाती है। नगरों के विभाजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे। जैसे एक तो होता है पूर्वी भाग, एक होता था हमारा पश्चिम भाग। पूर्वी भाग की बात करें तो ये आवासीय भाग होता था, हाँ सामान्य नागरिक निवास किया करते थे। पश्चिम भाग क्या होता था? दुर्गीकृत होता मतलब थोड़ा ऊंचा होता था। पश्चिम भाग क्या होता था? थोड़ा ऊंचा होता था, ऊंचे टीले पर होता था। और ये दुर्गीकृत होता मतलब चारों तरफ से बाउंड्री वाला होता था, जिसे संभवतः गढ़ या दुर्ग कहा जाता होगा। यहाँ संभवतः शासक वर्ग या महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक भवन थे वो वहीं बनाए जाते थे। कहाँ? ऊंचे टीले पे। फिर चार दीवारी की बात करें तो नगर के दोनों ही भाग मतलब हमारे पूर्वी भाग और पश्चिम भाग दोनों ही भाग या हिस्से चार दीवारी से घिरे होते थे जो क्या सुरक्षा के संकेत थे। मतलब सुरक्षा के लिए क्या दोनों भागों को चार दीवारी से घेर के रखा जाता था। सड़कों के स्वरूप की बात करें, इसके सड़कों के स्वरूप की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी मतलब 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, जिससे शहर के ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। जिससे हमारे शहर किस पे? ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। जैसे इस तरह के शहर थे, जैसे इस तरह के ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। आप इसे याद कर रखेंगे। जैसे जयपुर भी हमारे क्या नौ चौकी में बना हुआ मतलब ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है। जैसा कि हमारे आधुनिक शतरंज बोर्ड में होता है वैसा ही हमारे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के शहर बसे हुए थे। जैसे हमारे जयपुर भी इसी तरह बसा हुआ है। शहरों घरों के दरवाजे की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे बल्कि कहाँ गलियों में खुलते थे, और गलियां मुख्य सड़कों पे खुलती थी। अपवाद की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल में एकमात्र घर मिला है। लोथल में एकमात्र घर मिला है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। इसके अलावा किसी भी जगह पे हमारे कोई घर नहीं मिला जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते हो।
घरों की संरचना की बात करें तो एक घर में सामान्यतः 3 से 4 कमरे होते हैं, रसोई घर होता है और आंगन होता था। सीढ़ियों के ज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का भी ज्ञान था। किसका? सीढ़ियों का भी ज्ञान था, जो हमारे बहुमंजिला इमारतों का संकेत देते हैं। क्या सीढ़ियां हैं? तो इसका मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनी हुई थी। मतलब मंजिलें कैसी होती थी? बहुमंजिला। इमारतें कैसी होती थी? बहुमंजिला इमारतें होती थी। फिर कुओं के सबूत की बात करें तो कुछ घरों से कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। कितने? 700 कुएं प्राप्त होते हैं, जो पानी की उपलब्धता को दिखाता है। फिर उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था की बात करें, क्या उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैनहोल हुआ करते थे। नालियों को ईंटों से ढक दिया जाता था। जो नालियां होती थी उनको ईंटों से ढक दिया जाता था, जो हमारी स्वच्छता और इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता है। ईंटों का प्रयोग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। किसका? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 1 बाय 2 बाय 4 होता था। हमारे वैसे तो हमारे 1 बाय 2 बाय 3 भी होता था, लेकिन सामान्यतः हमारे क्या 1 बाय 2 बाय 4 प्रचलित है। आप इसे याद रखेंगे, दोनों ही होता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी का अभाव है। क्यों? क्योंकि कोई स्पष्ट अभिलेख या शासक वर्ग की पहचान ही नहीं हो पाई कि इसमें राजा होते थे या पुरोहित होते थे। बस ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा, या फिर यह एक व्यापारी वर्ग के द्वारा शासित समाज था। तो व्यापारी के द्वारा या फिर हमारे क्या पुरोहित वर्ग के द्वारा शासित समाज था। वैसे ये पता नहीं चला किसके द्वारा शासित समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति की बात करें, परिवार कैसे होते थे? संभवतः मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। यहाँ से हमें बड़ी संख्या में क्या मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, जिसका पता चलता है कि संभवतः मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार रहे होंगे। समाज के विभाजन की बात करें तो समाज संभवतः 4 वर्गों में भागों में बटा हुआ था। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। समाज क्या संभवतः 4 भागों में बटा हुआ था, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शांति प्रिय समाज की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक शांति प्रिय समाज था। क्यों? क्योंकि हथियारों के अवशेष यहाँ पे अपेक्षाकृत कम ही मिले हैं। यहाँ पे हथियार नहीं मिले हैं, लगभग नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि समाज कैसा रहा होगा? शांति प्रिय समाज रहा होगा। श्रृंगार और आभूषण की बात करें तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही श्रृंगार किया करते थे और जवाहरात पहना करते थे। पुरुष और महिलाएं के दोनों ही श्रृंगार किया करते थे और जवाहरात पहनते थे, जो उनकी कलात्मक और सौंदर्य बोध को दिखाता है। खान पान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। मनोरंजन की बात करें तो दोनों का प्रिय खेल मुर्गों की लड़ाइयां और शतरंज का खेल हुआ करता था। क्या लोगों का प्रिय खेल क्या होता था? मुर्गों की लड़ाइयां और शतरंज का खेल हुआ करता था। बात करें अंतिम संस्कार की विधियों की तो अंतिम संस्कार की कौन कौन सी विधियां थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। एक तो पूर्ण शवादान। पूर्ण शवादान का मतलब व्यक्ति के साथ साथ उनकी जो वस्तुएं होती थी, जो दैनिक काम में लेते थे, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। पूर्ण शवादान में क्या होता था? व्यक्ति के साथ साथ उनकी वस्तुओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। एक होता था हमारा आंशिक समाधान, तो शरीर के कुछ भागों को नष्ट होने के बाद, तो शरीर के जब कुछ भाग नष्ट हो जाते थे तो उनके नष्ट होने के बाद दफनाया जाता था, जैसे जानवरों के द्वारा खाए जाने के बाद। फिर जब जानवर उनको खा लेते थे तो उसके बाद उनको दफनाया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, मतलब शवों को जलाना। तो अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, कौन कौन सी? पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। फिर युग्मित समाधान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल से 3 और कालीबंगा से 1, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है, जिसका मतलब है पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाना। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अर्थव्यवस्था के आधार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और अधिशेष उत्पादन होता था, जिससे व्यापार संभव हो। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता था और इस ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को ही बेचने के लिए अलग अलग जगह पे लोग जाते थे, जिससे व्यापार संभव हुआ। फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों, चना, मटर, खजूर, तरबूज, जौ, तिल, इस तरह की फसलें उगाया करते थे। चावल और बाजरे की बात करें, सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। इसका चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लेकिन लोथल से चावल और बाजरे के सबूत मिले हैं। जो हमारे रंगपुर मतलब गुजरात से चावल की भुस्सी भी मिली है, तो आप इसे याद रखेंगे, लोथल से हमारे चावल और बाजरे के सबूत मिले और रंगपुर गुजरात से चावल की भुस्सी भी मिली है, जो क्षेत्रीय विभिन्नता को दिखा सकती है। वैसे नॉर्मली देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था।
सिंचाई की बात करें तो शोरतुगुई अफगानिस्तान में नहरों के सबूत मिले हैं। शोरतुगुई अफगानिस्तान में क्या नहरों के सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जो उन्नत सिंचाई प्रणाली का संकेत देते हैं। पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पशुपालन भी किया करते थे। उनके प्रिय पशु कौन से थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर। इस तरह के उनके प्रिय पशु थे हमारे कौन से पशुपालन के दौरान। बात करें कौन कौन से पशुओं के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, तो अपरिचित पशुओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट, घोड़े, हाथी, इनसे सामान्यतः अपरिचित है, मतलब इनके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन कुछ अपवाद है, मतलब कुछ अपवाद की बात करें जैसे मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत, सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां ये मिली है। लेकिन नॉर्मली ये मानते हैं कि ऊंट, घोड़े, हाथी इनसे वो लोग परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी किया करते थे। क्या करते थे? विदेशी व्यापार भी किया करते थे। दिलमुन मतलब बहरीन और माकन मतलब ओमान, इनकी मध्यस्थ कार्य करते थे। मतलब ये जो विदेशी व्यापार है, तो विदेशी व्यापार के रूप में मध्यस्थ के रूप में कौन काम करते थे? जैसे व्यापार करने के लिए पहले कहाँ रुकते थे? हमारे दिलमुन मतलब बहरीन में और माकन मतलब ओमान में रुका करते थे। तो मौसम मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक मार्ग पे स्थित थे। कौन कौन से दो शहर थे? दिलमुन और माकन। मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, मतलब एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मतलब सामान के बदले सामान ही होता था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। धातुओं के ज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने, चांदी और कांसे का प्रयोग किया करते थे और वे लोहे से पूरी तरह से अपरिचित थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद आता हमारा लोहे। लोहे के बारे में इसके बाद में ज्ञान मिलता है। शंख उद्योग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बालाकोट से शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं, जो हमारे विशेष शिल्पों के विकास को दिखाता है। फिर हम सारगोन अभिलेख की बात करें, किसकी? सारगोन अभिलेख की बात करें तो सारगोन अभिलेख हमारे मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है और ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उसके जो व्यापारिक संबंध है उन पर प्रकाश डालता है। कौन? सारगोन अभिलेख। फिर मेलुहा की बात करें तो सारगोन अभिलेख से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको क्या कहा गया? मेलुहा कहा गया है। नाविकों का देश की बात करें तो सारगोन अभिलेख के अनुसार मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा क्या है? नाविकों का देश है, जो समुद्री व्यापार में उनकी निपुणता को दिखाता है। किसमें? समुद्री व्यापार में जो उनकी निपुणता उसको दिखाता है। फिर हाजा पक्षी मतलब मोर की बात करें तो सारगोन अभिलेख के अनुसार मेलुहा मतलब हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा जो जगह है, हाजा पक्षी मतलब मोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कपास की बात करें तो सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास को क्या कहा है? सिंडन कहा गया है। और ये महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि कपास की खेती विश्व में सबसे ज्यादा पहले भारत में ही हुई थी। कि कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में ही हुई थी। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुदेववाद को माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद को मानते थे, जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। क्या होती थी? कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा की बात करें तो बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, जो हमारे मातृ शक्ति की पूजा का संकेत देती है कि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा काफी ज्यादा संख्या में हुई है। तो पुरुष देवता की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर आदि शिवा मतलब प्रोटोशिवा का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला? प्रोटोशिवा का चित्र मिला है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा है। तुम्हारा पुरुष देवता की पूजा का प्रमाण है। तुम्हारे क्या? पुरुष देवता के हमारे प्रमाण है। तो हम पशु पक्षियों की पूजा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न पशुओं और पक्षियों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा भी किया करते थे। आप इसे याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसा नहीं है कि केवल देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे हमारे पशुओं और पक्षियों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा भी किया करते थे। फिर लिंग पूजा और यौन पूजा की बात करें तो शिवलिंग, जो लिंग के मतलब शिवलिंग और योनि की पूजा में विश्वास करते थे, जो हमारे उर्वरता और सृजन से संबंधित हो सकता है। जल और प्रकृति की पूजा की बात करें तो नदियों, पेड़ों और अन्य जो प्राकृतिक तत्व उनको भी पूजनीय मानते थे। किनको? नदियों, पेड़ों और अन्य जो प्राकृतिक तत्व है उनको भी वो अपने पूजनीय मानते थे। शाश्वत आत्मा में विश्वास की बात करें तो आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। किसमें? आत्मा की अमरता में भी वो विश्वास रखते थे। कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास की बात करें, कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म मतलब आत्मविश्वास की बात करें तो कर्मों के फल और पुनर्जन्म के चक्र में उनका विश्वास था। अंधविश्वास और पशु बलि की बात करें तो कुछ साक्ष्य अंधविश्वासों और पशु बलि के प्रचलन का भी संकेत देते हैं। कुछ साक्ष्य के हमारे अंधविश्वासों और पशु बलि के प्रचलन का भी संकेत देते हैं। बात करें हवन कुंड की, किसकी? हवन कुंड की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण है। ध्यान और योग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ध्यान
और योग का ज्ञान था। किसका? ध्यान और योग का ज्ञान था, जो हमारे पशुपतिनाथ की मोहर पर चित्रित ध्यानस्थ आकृति है, इससे स्पष्ट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की बात करें, तो हमारी लिपि कौन सी है? तो लिपि के ज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जो हमारी लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। भाव चित्रात्मक लिपि की बात करें, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की, तो उनकी लिपि है कैसी है? भाव चित्रात्मक है, जिसका मतलब है कि चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करती थी। ये हमारे चित्रों प्रतीकों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने का काम करते थे। लिखने की शैली की बात करें तो इसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं यानी कि सर्पिलाकार लिखा जाता था। इस तरह से लिखा जाता था, पहले इस तरह लिखा, फिर इस तरह से लिखा, फिर इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा जाता था। इसे सर्पिलाकार पद्धति कहते हैं, जिसे हमारे गोमूत्राक्षर लिपि या फिर हलासर लिपि भी कहा जाता है। बात करें प्रतीकों की संख्या की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि में 375 से लेकर 400 भाव या चित्र या शब्द हुआ करते थे। अधपड़ी लिपि की बात करें तो इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिससे इस सभ्यता के कई रहस्य अनसुलझे हैं। क्या इस सभ्यता के कई कई रहस्य अनसुलझे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई मूर्तियों और मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह की मूर्तियां मिली है। कितनी? 3 तरह की मूर्तियां मिली है। एक तुम्हारा धातु की मूर्तियां, वो बात करें तो मोहनजोदड़ो से धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांस्य की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से धातु की वृषभ की मूर्ति मिली है, मतलब बैल की मूर्ति मिली है। और दयमाबाद से हमने पहले ही देख लिया था, धातु के 4 रथ मिले हैं, कांस्य के 4 रथ मिले हैं। पत्थर की मूर्तियां या सेलकड़ी की मूर्तियों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। किसकी? पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और मिट्टी की मूर्ति की बात करें तो हमारे टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है। किसकी? टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली है। मोहरों की बात करें, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी मोहरें मिली है? बात सामग्री की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ज्यादातर मोहरें किसकी बनी हुई है? सेलकड़ी पत्थर की बनी हुई है। ज्यादातर मोहरें किसकी बनी हुई है? सेलकड़ी पत्थर से बनी हुई है। आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर मोहरें चौकोर आकार की हुआ करती थी। पहचान की बात करें तो मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता और स्वामित्व की द्योतक पहचान होती थी। ये मोहरें क्या होती थी? वस्तुओं की गुणवत्ता और स्वामित्व की द्योतक पहचान होती थी। जो मालिक होता था उसकी मोहर अलग अलग हुआ करती थी। जो बात करें जो व्यापार और प्रशासन के महत्व को दिखाती है, जो हमारे क्या व्यापार और प्रशासन के महत्व को दिखाती है। सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक लेखित मोहरों की बात करें जिसपे कुछ लिखा हुआ है, ऐसी मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा लेखित मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और इन मोहरों पर हमारे एक सिंगा मतलब यूनिकॉर्न के चित्र और कुबड़ वाले सांड के चित्र भी बहुत ज्यादा मिले हैं। किसके? यूनिकॉर्न मतलब एक सिंगा के चित्र और कुबड़ वाले सांड के चित्र भी बहुत ज्यादा मिले हैं। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बढ़िया थी, सब कुछ था, फिर वो उसका पतन कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण अभी भी बहस का विषय बने हुए हैं और विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत इसके लिए प्रस्तुत किए हैं। जैसे आर्यों का आक्रमण, तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल मार्टिमर व्हीलर और पिगट के अनुसार देखें तो 3 लोग थे, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और हमारे पिगट। इनके अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण हमारे आर्यों का आक्रमण था। किसका? आर्यों का आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पतित हुई थी। बाढ़ की बात करें तो एस आर राव, सर जॉन मार्शल और मैके के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? बाढ़ था, जो विशेषकर नदियों में आती थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शहर क्या नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। प्रशासनिक शिथिलता की बात करें तो सर जॉन मार्शल के अनुसार देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था में कमी या शिथिलता भी क्या है? पतन का कारण हो सकती है। प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं यू आर कैनेडी के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा रही होगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो या फिर महामारी आ गई हो, इसी वजह से हमारी ये सभ्यता खत्म हुई थी। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अमलानंद घोष के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन था, जिससे वहां सूखा पड़ने लग गया और वहां के लोग वहां उस जगह को छोड़ छोड़ के चले गए। फिर नदियों के रुख में बदलाव की बात करें तो माधव स्वरूप वत्स के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदियों के रुख बदलने से हुआ था। किसका? नदियों के रुख बदलने से हुआ था, जिससे नदियों को पानी नहीं मिल पाया और वे बाढ़ग्रस्त हो गई। हमारे के नदी के रुख बदलने की बात करें, जैसे शहरों को पानी नहीं मिल पाया था, इससे शहरों को पानी मिल पाए और वे बाढ़ग्रस्त हो गए, या फिर वो बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो बाढ़ग्रस्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि नदियों ने अपना रुख बदल दिया। तो निष्कर्ष की बात करें, ओवरऑल देखें तो कैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विशाल और जटिल सभ्यता थी, इसके पतन के लिए संभवतः बहुत सारे कारण जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे, जिनमें हमारे प्राकृतिक, पर्यावरणीय या मानव कारक हो सकते हैं। यह किसी
एक कारण का परिणाम न होकर कई कारणों के संयोजन का परिणाम रही होगी। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।